हाँ आ गया, अब आया। अच्छा, गुड इवनिंग शुभम। गुड इवनिंग मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बजट में ये क्वेश्चन आधा अधूरा किया था, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है, इसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर, ये शायद ये वाला क्वेश्चन था, इलास्ट्रेशन। ये वाला मैन पावर बजट। लास्ट हम लोगों ने ये डी पॉइंट तक किया था, कंपोनेंट परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा कंपोनेंट परचेस बजट इन क्वांटिटी एंड वॉल्यूम। उसके बाद इसमें करना था मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। मैन पावर बजट का मतलब वही कि लेबर को हमें क्या पेमेंट करना है, तो लेबर को कैसे पेमेंट करते, वो जितना टाइम काम करता है उसके हिसाब से पेमेंट करते। टाइम वेजेस भी होता है, मतलब समय के हिसाब से, या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर प्रोडक्शन मतलब लेबर के साथ क्या डील हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि वेजेस पर आवर पे डील हुआ है या फिर वेजेस पर यूनिट पे डील हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो चीज निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर भी निकाल के देना है और उसके बाद वेजेस पेबल दिखाना है, मतलब नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर डिपेंड करके वेजेस पेबल हमें दिखाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखो कैसे होगा। तो पहले हेडिंग कर लो। गुड इवनिंग प्रिय। मैम। अच्छा, पहले हेडिंग कर लो कि मैन पावर बजट, क्या नाम क्या देना है हमें, यही देना है, ठीक है, हेडिंग करो मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, ठीक है। ई पॉइंट है ये वाला, मैन पावर गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, मैन पावर बजट showing the number of workers, showing the number of worker and wages payable, wages payable। अच्छा, एक बार क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि वर्कर के बारे में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। तो वर्कर ये रहा, लेबर आवर्स दिया हुआ था, ठीक है, कि ग्रेड ए ग्रेड बी दो टाइप का वर्कर है, ग्रेड ए टाइप वर्कर है और ग्रेड बी टाइप वर्कर है, ठीक है, ग्रेड ए टाइप वर्कर है और ग्रेड बी टाइप वर्कर है। और ये हम लोग का क्या था, ये तीन हम लोग का प्रोडक्ट था, ठीक है। अब ये तीन प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्रेड ए वर्कर इतना आवर्स, ये सब आवर्स का डिटेल्स है, ठीक है, इतना आवर्स करके काम करेगा, ठीक है, ये सभी प्रोडक्ट के लिए दोनों वर्कर ही चाहिए, ग्रेड ए भी चाहिए ग्रेड बी भी चाहिए। अच्छा, और वेजेस कैसे है बोल दिया है, डायरेक्ट वेजेस पर आवर 5 रुपीज करके, मतलब आवरली वेजेस दिया जाएगा और वेजेस में कोई चेंजेस भी नहीं है, चाहे वो ग्रेड ए वाला वर्कर हो चाहे वो ग्रेड बी वाला वर्कर हो, सभी को पेमेंट कैसे दिया जा रहा है, सभी को पेमेंट दिया जा रहा है जैसे 5 रुपए करके 5 रुपीज पर आवर करके दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, फिर कैसे करके बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, बजटेड प्रोडक्शन। अब हमारे लिए वर्कर कितना टाइम काम करेगा, जितना हमारा बजटेड प्रोडक्शन होगा उतना टाइम काम करेगा, ठीक है। तो बजटेड प्रोडक्शन, फिर डायरेक्ट लेबर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आवर्स,
और दो तरीके का है, ग्रेड ए, ग्रेड बी। अच्छा, आवर्स और टोटल आवर, और यहाँ पर भी आवर पर यूनिट, ये वाला पर यूनिट, और टोटल। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखते, क्या क्या प्रोडक्ट है। एसीबी, क्या नाम था, एसीबी एक नाम है, एमसीबी डीपी, एसीबी, एमसीबी और डीपी। ठीक है। अच्छा, बजटेड प्रोडक्शन देखते हैं कितना, बजट क्वांटिटी, बजटेड प्रोडक्शन कहाँ पर मिलेगा, यूसेज, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ये रहा प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, एसीबी 6220, एमसीबी 8280 और डीपी 3920। तो ये लिखना पड़ेगा, ये वाला है 3920, 8280 और 6220। ठीक है, इतना इतना यूनिट अगर हमें प्रोडक्शन करना है बजटेड, तो बजटेड कितना टाइम लगेगा और लेबर को उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। अब नॉर्मली आवर्स कैसे लगता है, दे दिया है 8, 6 और 4, एक यूनिट बनाने का ग्रेड ए वर्कर को लगता है 8, 6 और 4। ठीक है। तो अब अगर 6220 यूनिट बनाना है तो कितना आवर्स लगेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6220 इंटू 8 करने से पता चलेगा। ठीक है, अगर एक यूनिट बनाने में 8 आवर्स लगता है तो 6220 बनाने में कितना आवर्स लगेगा, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर पे देखो कितना होगा, देखो कितना होता है, 6220 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 49760, 49760। ये क्या आ गया, आवर्स आ गया। अच्छा, 8280 इंटू 6, 8280, इतना यूनिट बनाने के लिए 6 आवर्स पर यूनिट करके 49680 आवर्स लगेगा। और 3920 यूनिट बनाने के लिए पर यूनिट 4 आवर्स करके 15680 आवर्स लगेगा। अब ग्रेड बी का जो वर्कर है, इनको कितना टाइम लगता है, 16, 12, 8 और 4, 16, 12, 8 और 4 लगेगा। अच्छा, 4 कुछ और था शायद, 16, 8 तीन ही होना चाहिए, हाँ 4 ये दिया हुआ है वेजेस रेट। ठीक है। अच्छा, तो इतना आवर्स लगेगा, तो एक यूनिट बनाने में 16 आवर्स, तो 6220 यूनिट बनाने में कितना आवर्स, 99,520, 8280 इंटू 12, 99,360, 3920 इंटू 8, 31,360। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, कितना टाइम चाहिए पूरे बजटेड प्रोडक्शन के लिए, वो हम लोगों ने निकाल लिया पर प्रोडक्ट पे। ठीक है, टोटल आवर। अब हम लोग को आंसर निकालने बोला है, सिर्फ ऐसा नहीं कि कितना पेमेंट करना है वो निकालना है, साथ ही साथ ये भी निकालना है कितने नंबर ऑफ वर्कर थे। ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका पूरा टोटल कर लेते हैं कि टोटल आवर्स कितना लग रहा है ग्रेड ए वर्कर को और ग्रेड बी वर्कर को। तो यहाँ पर ये निकालने से देखते हैं क्या फायदा होगा, देखो 2,30,240, 49,760 प्लस 49,680 प्लस 15,680। ठीक है, तो ये हो गया 1,15,120। ठीक है, इतना आवर्स, टोटल आवर्स। ठीक है, ये आ गया टोटल आवर्स। अब इतना आवर्स जितना लेबर काम कर रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से डिवाइड करने से हमें पता चलेगा, मतलब इतने आवर्स में कितना लेबर आवर्स लगा है। ठीक है, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर पाएंगे कितने नंबर ऑफ वर्कर है। मतलब हम बता रहे, देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि वर्कर कितना दिन काम करते हैं। ये देखो, लेबर जो है 8 आवर्स ए डे फॉर 25 डेज ए मंथ, एक महीने में 25 दिन काम होता है, एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो पूरे एक महीने में कितना घंटा काम होता होगा, देखो यहाँ पर आवर्स पर मैन पर मंथ। ठीक है, मंथली कितना घंटा काम होता होगा, तो 8 आवर्स करके
एक दिन का, और एक दिन में 1 महीने में 25 दिन काम होता है, तो पूरे एक महीने में कितना आवर्स काम होता होगा? 8 × 25 यानी कि 200 आवर्स, ठीक है, 200 आवर्स। तो 200 आवर्स जो है काम होता है, तो हम लोग इससे नंबर ऑफ वर्कर निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर पर मंथ। ठीक है, मंथली कितने नंबर ऑफ वर्कर थे, तो देखो पूरे ये जो बजट था ये मंथली बजट था, देख लो, ये जो बजट बनाने बोला था ये पूरे मंथ का बजट था, ये देखो फोर्थ कमिंग मंथ, ठीक है, ये एक महीने का बजट का डिटेल्स दिया हुआ था, मतलब हम लोगों ने जितने सारे भी बजट निकाले हैं वो एक महीने का निकाला है। तो यहाँ पर ये जो आवर्स निकाला है कि ये 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए ग्रेड ए वर्कर को मंथली इतना आवर्स लगाना पड़ेगा, और ग्रेड बी वर्कर को मंथली इतना आवर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वर्कर जो है मंथली कितना आवर्स काम करेंगे, ये देखो यहाँ पर बोला हुआ है कि वर्कर मंथली कितना आवर्स काम करेंगे, बोल रहा है कि 8 आवर्स ए डे के अकॉर्डिंग 25 डेज में 200 आवर्स काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये रहा 1,15,120 डिवाइडेड बाई 200 करने से ही पता चलेगा कितने वर्कर्स होंगे। 575.6 है, तो हम इसे राउंड में 576 कर लेते हैं, और इधर हो जाएगा 2,30,240 और डिवाइडेड बाय 200। 1151.2 ठीक है, तो इतना हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर पर मंथ, ठीक है। तो वर्कर जितने वर्कर काम कर रहे हैं मंथली वो कुछ इतना हो गया, ठीक है। अब हमें वेजेस रेट जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, तब तो हम लोग निकाल लेंगे कि कितना पेमेंट करना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था वेजेस रेट पर मंथ पर वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आवर का दिया हुआ है, 1 आवर का 5 ग्रेड ए का और ग्रेड बी का 4, ठीक है। तो एक घंटे का 5 रुपया, तो पूरे महीने का कितना होगा, क्योंकि मंथ में कितना दिन काम होता है, देखो 8 आवर्स अगर काम होता है, एक दिन में 8 आवर्स काम होता है, तो ग्रेड ए के अकॉर्डिंग एक दिन का पेमेंट हो जाएगा 8 × 5, ठीक है। तो फिर 25 डेज का पेमेंट कितना होगा, × 25, ठीक है। तो 8 × 5 × 25 हो जाएगा, 8 × 5 × 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 1000। और इधर कितना हो जाएगा, 8 × 25 यहाँ पर जो रेट था वो लगाएंगे, यानी कि 4, ठीक है, 4। तो ये 25 × 4 100, 100 × 8 800, ठीक है। अब यहाँ पर वेजेस पेबल, ठीक है, वेजेस पेबल कितना हो जाएगा, 1000 × 576 नंबर ऑफ वर्कर, और 800 पर मंथ का, और मंथ में कितने वर्कर काम कर रहे हैं इनटू नंबर ऑफ वर्कर, 1151, 576,000, और ये हो जाएगा 800 × 115, 90 1151, अच्छा 1151, 1151 × 800, 9,20,800, ठीक है, इतना वेजेस पेबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, देखो हम फिर से एक बार बता देते हैं क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर दे दिया था कि कितना आवर्स लगता है, एक ये 3 तरह का प्रोडक्ट था, हर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 तरीके का वर्कर लगता है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, और हर एक वर्कर को कितना टाइम कौन से प्रोडक्ट के लिए लगेगा एक यूनिट के लिए वो बता दिया था। तो ये एक यूनिट बनाने में इतना घंटा ग्रेड ए को, इतना घंटा ग्रेड बी को, इसका एक यूनिट बनाने में इतना घंटा ग्रेड ए को, इतना घंटा ग्रेड बी को, ये इतना यूनिट बनाने में इतना एक यूनिट बनाने में ग्रेड ए को 4 घंटा और ग्रेड बी को 8 घंटा, और
हम लोग बनाना कितना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं हम लोग 6220, इतना इतना यूनिट बनाना चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि बजटेड प्रोडक्शन के हिसाब से हमारा बजटेड आवर्स का नीड कितना है। तो इतना इतना करके टोटल ग्रेड ए वर्कर को इतना आवर्स काम करना पड़ेगा, ग्रेड बी वर्कर्स को इतना काम करना पड़ेगा। तो अब नॉर्मली ग्रेड, ये पूरा एक मंथली प्रोडक्शन का डिटेल्स है। तो एक महीने में एक ग्रेड ए वर्कर कितना काम कर लेगा, तो एक वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करता है, तो 25 डेज में 200 आवर्स काम करेगा। ठीक है, और ग्रेड ए वर्कर को इतना आवर्स काम करना पड़ेगा अगर पूरे महीने का जो प्रोडक्शन है वो करना है, बजटेड प्रोडक्शन है, तो इतना आवर्स काम करना है। एक वर्कर 200 घंटा काम करता है। ठीक है, तो फिर इतना आवर्स काम करने के लिए कितना वर्कर चाहिए, तो डिवाइड करेंगे तब ना पता चलेगा। एक वर्कर 200 घंटा काम करता है। ठीक है, 200 आवर्स काम करता है कितना, एक वर्कर। ठीक है, तो 1 घंटा काम करता है 1/200 आवर्स, तो 1150120 आवर्स अगर हमें काम करवाना है, क्योंकि उतना काम करने से बजटेड प्रोडक्शन होना पॉसिबल है, तो फिर कितना वर्कर लगेगा, तो डिवाइड करने से। तो सेम तरीके से यहाँ पर 576 और यहाँ पर 1151 नंबर ऑफ वर्कर आ गया। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि मंथ में कितने वर्कर को काम करना है ताकि बजटेड प्रोडक्शन हम लोग करवा पाए। हो गया। अब उसके बाद वेजेस बताया था। वेजेस कितना बोला था, ये 5 और 4। ठीक है, ₹5 पर आवर के हिसाब से वेजेस बोल रखा था, और यहाँ पर ₹4 के हिसाब से पर आवर। तो मंथली वेजेस कितना होगा, तो मंथ में कितना आवर्स काम होता है, 8 आवर्स पर डे का, तो 25 डेज में जितना आवर्स इंटू 5 करेंगे तो ये हो गया मंथली वेज रेट। ठीक है, अब इतने वर्कर काम कर रहे हैं तो 576 इंटू 1000, और इसका रेट जितना 800 इंटू 1151, इतना वेजेस पेबल हमारा होगा। ठीक है, ये हो गया वेजेस पेबल। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर निकाल के करने बोला था, तो हम लोगों ने ऐसे किया। अगर तुम लोग ऐसा कर देते हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमें ये तो पता चल गया कि कितना आवर काम करवाना है, 115,120, और हमें पता है इन वर्कर को कितना करके दे रहे हैं, इन वर्कर को 5 पर आवर करके दे रहे हैं। अगर इंटू इसमें 5 कर दोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, ये देखो 2,30,240 आवर्स जो है टोटल बजटेड प्रोडक्शन के लिए ग्रेड बी वर्कर को काम करना है। ग्रेड बी वर्कर का पेमेंट कितना है, 1 घंटे में ₹4। तो फिर इतना घंटे का कितना होगा, अगर हम लोग निकालेंगे उसमें भी आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हम बोल रहे हैं पहले देख लो उसमें कितना आंसर आता है। 115,120 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया 5,75,600, और 2,30,240 इंटू 4, तो ये हो गया 9,20,960। ठीक है, ये हो गया। तो पहला बात है कि आंसर अलग आ रहा है, ये बात नहीं है कि आंसर अलग आ रहा है तो नहीं करना है, हमें थोड़ा ना एग्जाम में आंसर पता होगा। तो ये देखो यहाँ पर इसमें और इसमें फर्क क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है हमारा 5,76,000, यहाँ पर आ रहा है 75,600, यहाँ 9,20,800, यहाँ पर 9,20,960 आ रहा है। तो ये आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न के लिए, क्वेश्चन में क्या बोला था ना, क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर एंड द अमाउंट वेजेस पेबल, यानी नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे वेजेस पेबल हमें बताना है। ठीक है, अगर मान लो ये वाला पॉइंट नहीं रहता, ये वाला पॉइंट मैन पावर बजट, ये वाला नहीं होता, नंबर ऑफ वर्कर दिखाने के लिए नहीं बोलता, मैन पावर वेजे बजट शोइंग द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल, तो हम लोग इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, कि हमें तो आवरली वेज रेट पता ही है, तो टोटल कितना आवर काम करना है इनटू वेज रेट पर आवर करके हम लोग निकाल सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पर बोला है नंबर ऑफ वर्कर भी बताओ, तो नंबर ऑफ वर्कर निकालने के बाद जितना आंसर आएगा वही आंसर हमें देना पड़ेगा, वही हमारे लिए सही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो हमें उसी हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो थोड़ा थोड़ा बीच में हम लोग जैसे थ्योरी लिख रहे थे तो वो लिखेंगे, अभी थ्योरी लिखेंगे वेजेस बजट या फिर मैन पावर बजट का। ठीक है, तो एक बार लिख लो, वेजेस बजट और लेबर कॉस्ट बजट या फिर मैन पावर बजट। अच्छा, सबसे पहले दिस बजट रिप्रेजेंट्स द वेज कॉस्ट टू बी spent
during budgeted period on budgeted production। ठीक है, तो ये क्या है, ये बजट क्या रिप्रेजेंट करता है, वेजेस का कॉस्ट। अभी तो हम लोगों ने निकाला, जैसे ये तो वेजेस का कॉस्ट ही है ना, टू बी स्पेंट, जो हमें स्पेंड करना है बजटेड पीरियड में, ठीक है, ऑन बजटेड प्रोडक्शन। तो देखो ये खर्चा हम लोगों ने बजटेड प्रोडक्शन पे ही तो निकाला, अभी अभी क्वेश्चन नहीं किया प्रैक्टिकली। बजटेड प्रोडक्शन के ऊपर जितना वेजेस पेबल आएगा वही जो है वेजेस बजट होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे पॉइंट 2, बजटेड वेजेस are required to be compared with actual wages, compared with actual wages, compared with actual wages for calculating direct labor rate variance and direct labor efficiency variance। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ये पॉइंट बोल रहा है कि बजटेड वेजेस को हम लोग क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे क्या करने के लिए, उसको कंपेयर करेंगे कि बजट में बजटेड कितना सोचा था, कितना वेजेस को पे करना है। जैसे ये बजटेड है, अब एक्चुअली में इससे कम ज्यादा हो सकता है ना, जैसे एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक इलास्ट्रेशन 3 किया था, जहां पर फोरमैन को बोला गया था ये खर्चा कम करने से अगर इतना तक कम करोगे तो इतना बोनस मिलेगा, ठीक है। तो बजटेड और एक्चुअल में फर्क होता है ना, तो वही बोल रहा है बजटेड वेजेस आर रिक्वायर्ड टू बी कंपेयर्ड, बजटेड वेजेस को हमें कंपेयर करना जरूरी है एक्चुअल वेजेस के साथ, ताकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर पाए, ताकि हम लोग डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, मतलब लेबर के रेट में जो सोचा था उसमें क्या वैरी हुआ, या फिर डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, कितने टाइम में लेबर को काम करना था, कितने हम लोगों ने सोचा था, मान लो 5 घंटे में एक यूनिट बनाएगा, लेकिन उसने 6 घंटे में बनाया, तो उसका एफिशिएंसी खराब था एक्चुअली में, ठीक है। तो ऐसा सब कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई, we are able to identify we are able to identify the reason for increase or decrease in labor cost। ठीक है, अब हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो हमें जैसे वेरिएंसेस पता चलेगा, उसके साथ बोल रहा है वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो क्यों हुआ, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि लेबर कॉस्ट क्यों इंक्रीज। देखो दो वजह से हो सकता है, या तो क्वांटिटी ऑफ लेबर, मतलब माना सोचा था 2 लेबर को लेके काम करेंगे, वहां 3 लेबर को लेके काम किया, तो भी लेबर का कॉस्ट बढ़ सकता है, या फिर जो रेट था वही बढ़ गया, सोचा था 10 रुपए पर आवर होगा, हुआ 12 रुपए पर आवर, तो बढ़ गया। अब उल्टा हुआ तो कम भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट 4th नंबर में, वी आइडेंटिफाई ऑल रीजंस वी हैव टू टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन।
हमें सारे रीजन फाइंड आउट करना है, फ्यूचर में ऐसा प्रॉब्लम ना हो, मतलब वेरिएंसेस ना दिखे, इसके लिए हमें करेक्ट जो स्टेप्स वगैरह लेना चाहिए वो लेना पड़ेगा, यही बोला है। ठीक है, तो अगर वेजेस ये थियोरिटिकली पूछ ले तो ऐसे तुम लोग को लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक थ्योरी लिखेंगे, जीरो बेस्ड बजटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB, ठीक है। तो जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है जब हम लोग एकदम स्क्रैच से बजट बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस कुछ हमारे पास डेटा होता है या एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना बजट बनाते हैं। लेकिन जीरो बेस्ड बजट ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमारे प्रीवियस पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, फ्रेशली हम लोग किसी भी बेसिस के बिना ही बजट बनाते हैं, कोई बेस नहीं है हमारा। ठीक है, कि पहले ऐसे हुआ तो अब ऐसे होगा, ऐसा सोच के बना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, ये भी थियोरिटिकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला इस पे लिखो, पॉइंट 1, अंडर कन्वेंशनल बजटिंग द टारगेट ऑफ नेक्स्ट ईयर आर established on the basis of actual performance of last year। ठीक है, मतलब बोल रहा है नॉर्मली जो बजट हम लोग समझते हैं उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का टारगेट हम लोग कैसे जो है मतलब सेट करते हैं। बोल रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा था उसके बेसिस पे हम लोग जो है अपना टारगेट फ्यूचर के लिए फिक्स्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर सेल्स फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर may be decided on the may be decided on the basis of actual sales of last year। अच्छा, ये क्या लिखा है देखो, ये लिखा है कि उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्स फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर का जो सेल फोरकास्ट है मे बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स ऑफ, ऐसे होता है ना कि हम लोग जो कैसे डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट ईयर सेल कैसे होगा, एक्चुअल सेल्स जो हुआ है हम लोगों का लास्ट ईयर का, उसके बेसिस पे हम लोग जो है डिसाइड करने का सोचते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशनल मतलब जो नॉर्मल जो प्रोसेस है उसमें तो ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, पॉइंट नंबर 2, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द टारगेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड आर established ignoring the actual performance of preceding year। अच्छा, इसमें क्या बोला है, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, द टारगेट ऑफ नेक्स्ट पीरियड आर एस्टैब्लिश्ड इग्नोरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रीसीडिंग, मतलब प्रीसीडिंग ईयर को बेस मान के नहीं करना है। ठीक है, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना है, यही बोल रहा है। ठीक है, बट थियोरिटिकली आया तो लिखना तो पड़ेगा पॉइंट, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग, इसके बाद वाले पॉइंट में, अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द मैनेजर ऑफ ईच
द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट has to justify the requirements on the basis of future projections, ignoring the past, ignoring the past achievements. अच्छा, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? अंडर जीरो बेस्ड बजटिंग द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट हैज टू जस्टिफाई द रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर प्रोजेक्शन इग्नोरिंग द पास्ट अचीवमेंट। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर कोई जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिपार्टमेंट अगर जीरो बेस्ड बजटिंग फॉलो कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे फ्यूचर प्रोजेक्शन जो भी करना है वो पास्ट अचीवमेंट को इग्नोर करते हुए करना है। मतलब पास्ट में क्या हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है, तभी तो जीरो बेस्ड बजटिंग है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, जीरो बेस्ड बजटिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी and its rejects the attitude of accepting the existing situation blindly। ठीक है। ये क्या बोला है? ये पॉइंट बोल रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग जो है एक फ्यूचर ओरिएंटेड बजटिंग है। ठीक है। फ्यूचर के बेसिस पे बनेगा। ठीक है। बजट तो फ्यूचर बेसिस पे बनता है, फ्यूचर के लिए बनता है, बट पास्ट बेसिस पे बनता है। बट ये फ्यूचर के लिए बनेगा, लेकिन ये क्या चीज को नहीं मानता है? एग्जिस्टिंग सिचुएशंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। ये अपने हिसाब से सोचेगा फ्यूचर में क्या होगा, उसके हिसाब से ये काम करेगा, लेकिन उसके लिए पास्ट का कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा कि प्रीवियसली क्या हुआ था, प्रीवियसली अगर ऐसा हुआ था तो अभी ऐसा होगा, ये इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। ये हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो चलो अब एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा थ्योरी और लिखेंगे। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन करेंगे? यहाँ पर आ जाते हैं। देखो, क्वेश्चन 1 हो गया था हम लोग का, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था। ठीक है। 4 भी हो गया, 5 भी कर लिया था हम लोगों ने। अच्छा, 6 बाकी है। TQM ये शायद बाकी है, मुझे जितना लग रहा है। 7, 8, 7 भी कर लिया था शायद। ठीक है। 7 हो गया था। ठीक है। 8 नंबर बाकी है मेरे हिसाब से, 8 और 6 यहाँ पर। ठीक है। एक बार तुम लोग चेक करके मुझे बताना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सिर्फ 8 और 6 बाकी है या कुछ और भी बाकी है। 8 तो बाकी है, मुझे याद है। ठीक है। अच्छा, 8th में क्या बोला है? बोल रहा है कि Concord Limited manufactures two product using two types of material and one grade of labor। ठीक है। तो इन्होंने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। वो कैसा मैन्युफैक्चर करता है? बोल रहा है कि 2 टाइप मटेरियल होता है इसमें यूज, और एक तरह का लेबर। शोन बिलो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज वर्किंग पेपर फॉर द नेक्स्ट मंथ्स बजट। तो ये मंथली बजट दिया हुआ है। प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी दोनों तरीके का प्रोडक्ट बनता है। कितना प्रोडक्ट बजटेड सेल है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया है। फिर बोल रहा है बजटेड मटेरियल्स कंजम्पशन पर यूनिट इन केजी। मतलब जो
रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका यूनिट केजी में है। अब बोल रहा है एक यूनिट ए बनाने में कितना मटेरियल चाहिए और एक यूनिट बी बनाने में कितना मटेरियल चाहिए। मटेरियल यहाँ पर दो तरीके का यूज होगा, एक्स वाई, पहले ही बोल दिया था, टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब एक्स कितना यूज हो रहा है, बोल रहा है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg एक्स, और ये देखो ए प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, एक यूनिट बनाने के लिए 5 kg एक्स और 4 kg वाई चाहिए। यही बोल रहा है एक यूनिट ए बनाने के लिए। सेम तरीके से एक यूनिट बी बनाने के लिए 3 kg एक्स और 6 kg वाई चाहिए। ठीक है, अब लेबर बोल रहा है एक ही तरीके का चाहिए, ऊपर बोल रखा था, यहाँ पर बोला है स्टैंडर्ड लेबर आवर अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ए बनाने के लिए लेबर को 3 आवर्स लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, और बी एक यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है। मेटेरियल एक्स और वाई का कॉस्ट बता दिया, मार्केट में ये कितने रेट में मिल रहा है, 4 and 6 kg, एंड लेबर को कैसे पे करना है, 25 पर आवर। ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% एंड इट is payable if a worker works for more than 40 hours a week. There are 180 डायरेक्ट वर्कर। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि ओवर टाइम का भी पेमेंट मिलेगा। ओवर टाइम का मतलब हो जाता है कि रेगुलर के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे ओवर टाइम बोलते हैं। अब ओवर टाइम कोई कब करेगा, जब उसे रेगुलर पेमेंट से ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली मान लो कि अभी कितना मिल रहा है लेबर को, 25 पर आवर, ओवर टाइम करने पे भी अगर 25, मान लो उसे 6 घंटा काम करना था, उसने 10 घंटा किया, 4 घंटा एक्स्ट्रा किया। अब 4 घंटे का भी अगर 25 रुपए पर आवर करके मिलेगा, कुछ ज्यादा मिलेगा तभी ना करेगा, ओवर टाइम करने से ज्यादा दिया जाता है तभी कोई ओवर टाइम करेगा, कोई ओवर टाइम नहीं करेगा। तो ओवर टाइम प्रीमियम क्या बोला है, 50%। एंड इस पे 50% का मतलब जो मिल रहा है उस पे और भी 50% मिलेगा, मतलब 25 रुपए पे और भी 50% मिलेगा। और बोल रहा है कैसे पेबल होगा, कब पेबल होगा, कब मानेंगे कि ओवर टाइम किया है, इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 40 आवर्स ए वीक। एक हफ्ते में एक वर्कर अगर 40 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो जितना ज्यादा होगा उसको ओवर टाइम मानेंगे। देयर आर 180 डायरेक्ट वर्कर, टोटल वर्कर कितने हैं, 180। अब बोल रहा है द टारगेट प्रोडक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का मतलब है कि टाइम से पहले अगर कोई काम कर लेता है तो उसे बोलेंगे वो एफिशिएंट है। ठीक है, और जैसे देखो अगर कोई, मान लो जैसे तुम लोगों का 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, अब 3 घंटे में 100 मार्क्स करना है, अगर 3 घंटे में ही 100 मार्क्स किया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 100% एफिशिएंट। अगर 3 घंटे की जगह 2 घंटे में 100 मार्क्स कर लिया तो हम लोग बोलेंगे मोर देन 100% एफिशिएंट। और अगर मान लो 3.5 घंटा लग गया तो हम लोग बोलेंगे लेस देन 100% एफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एफिशिएंसी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी रेशियो, मतलब जिसे हम लोग एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं, फॉर द प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट इज 80%। बोल रहा है कि जो एफिशिएंसी रेशियो है प्रोडक्टिव आवर्स के लिए, प्रोडक्टिव आवर्स वर्क मतलब जो प्रोडक्टिव आवर्स मतलब काम करने का टाइम जिसमें वर्कर लोग काम कर रहे हैं, कौन काम कर रहा है, बाय द डायरेक्ट वर्कर इन एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, यानी ए और बी को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो 180 डायरेक्ट वर्कर काम कर रहे हैं इनका प्रोडक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो 80%, मतलब लेस देन 100%। ठीक है, मतलब ये लोग लेस एफिशिएंट है। लेस एफिशिएंट का मतलब हो गया कि इनको कोई भी काम करने में कितना, मतलब जो काम इन्हें 100% टाइम में कंप्लीट करना था, ठीक है, वो करने में इनको 180% लगेगा, क्योंकि ये 80% ही एफिशिएंट है। ठीक है, ये बोल रहा है, मतलब आउट ऑफ 100 ये 80 ही कर सकते हैं। इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स। और बोल रहा है इसके साथ साथ नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब होता है जब वर्कर तो प्रेजेंट है फैक्ट्री में बट प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है, ऐसे टाइम को बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब जैसे वर्कर जो है वो टिफिन करेगा, थोड़ा रेस्ट लेगा, तो ये सब नॉर्मल बात है। या फिर मान लो जैसे ही वो घर से आया फैक्ट्री के लिए, फिर फैक्ट्री के गेट में एंट्री किया, फिर फैक्ट्री तक जाने के लिए उसे चल के जाना पड़ा, ठीक है, फिर उसको मान लो साइन वगैरह करना पड़ा कि हम प्रेजेंट है, तो ये सब में थोड़ा बहुत टाइम जाता है, तो ये नॉर्मल है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव ही होता है वो टाइम। उस टाइम में तो वर्कर कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करेगा, वो खाना खाएगा, ठीक है, थोड़ा रेस्ट लेगा, तो वो सब होता है नॉन प्रोडक्टिव टाइम, नॉर्मल। और एबनॉर्मल क्या होता है, मान लो कि मशीन ब्रेक डाउन हो गया तो वर्कर बैठा है, ठीक है, या फिर मान लो पावर कट हो गया, वर्कर बैठा है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल रीजन नॉन प्रोडक्टिव होने का। अब बोल रहा है कि नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जो है वो हम लोग एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि ये 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर्स वर्क होगा, जितना प्रोडक्टिव आवर्स होगा उसका 20% नॉन प्रोडक्टिव होगा, मतलब प्रोडक्शन
नहीं होगा। फिर बोल रहा है देयर आर 4-5 days वीक इन द बजटेड पीरियड। तो बजटेड पीरियड कैसा है, जैसे हमें मंथली बोला था, यहाँ पर बोल रहा है 4-5 days वीक इन ए बजटेड पीरियड, मतलब वीक में 5 days, ऐसा 4 वीक्स है, ठीक है। एक वीक में 5 days मानना है, ठीक है, ऐसा 4 वीक्स है। तो फिर बजटेड पीरियड कितना हो जाएगा, 4 वीक मतलब कितना, 5 into 4 यानी 20 days का बजट होगा। एंड इट इज एंटिसिपेटेड दैट सेल्स एंड प्रोडक्शंस विल ऑकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड। और ये हम लोग मान के चलेंगे कि सेल्स और प्रोडक्शन जो है वो इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड होगा, मतलब जितना सेल होगा उतना ही प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन होगा उतना सेल होगा, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर बोल रहा है इट इज एंटिसिपेटेड दैट द स्टॉक एट बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, प्रोडक्ट ए और बी का ओपनिंग स्टॉक और मटेरियल एक्स वाई का ओपनिंग स्टॉक, एंटिसिपेटेड क्लोजिंग स्टॉक फॉर बजटेड पीरियड आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बोल रहा है 4 days सेल, 5 days सेल, ये सेल के डे मतलब डेज के ऊपर डिपेंड किया है, ठीक है, मतलब दिन में जो सेल होगा, 4 दिन का सेल जो होगा वो ये लोग क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं, मतलब 4 दिन में जितना सेल कर पाएंगे वो ये लोग हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं फॉर प्रोडक्ट ए, और फॉर प्रोडक्ट बी 5 दिन का सेल को ये क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से रखते हैं कि 5 दिन में अगर हम इतना सेल कर पाते उसी को मुझे क्लोजिंग स्टॉक मानना है, ठीक है। फिर मेटेरियल एक्स बोला है 10 days कंजम्पशन, मेटेरियल वाई बोला मतलब मेटेरियल जो पड़ा हुआ है वो तो कंज्यूम करने के लिए पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखते हैं, 10 दिन कंज्यूम कर पाएंगे इतना मेटेरियल को वो लोग क्लोजिंग स्टॉक में रखते हैं, और 6 दिन कंजम्पशन का काम होगा इतने मेटेरियल को वो लोग क्लोजिंग स्टॉक के हिसाब से रखते हैं। हमें बोला है कैलकुलेट द मेटेरियल परचेस बजट एंड द वेजेस बजट फॉर द डायरेक्ट वर्कर शोइंग द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो हमें मेटेरियल परचेस बजट बनाना है, तो हमें कितना मेटेरियल खरीदना है पहले ये बनाना है। अब मेटेरियल खरीदना है तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि कितना मटेरियल खरीदे जितना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट, भले ही हमें ना बोला हो, अगर हम लोग प्रोडक्शन बजट नहीं निकालेंगे कि इतना प्रोड्यूस करेंगे तो मटेरियल कितना खरीदे कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस, ये हमें बोला नहीं है, लेकिन ये नहीं निकालेंगे तो कैसे पता करेंगे कि कितना मटेरियल परचेस करना है। तो पर्टिकुलर्स, और कॉलम में और क्या आएगा, जितने तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट ए और दूसरा है प्रोडक्ट बी, ठीक है। अच्छा, अब कितना प्रोड्यूस करेंगे कैसे पता करेंगे, जितना सेल करना चाहते हैं उतना प्रोड्यूस करेंगे, यानी बजटेड सेल आएगा सबसे पहले। इसके अलावा अगर हम लोग चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रखे तो उतना प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक में सेम टाइप ऑफ कुछ है तो फिर उतना कम प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं बजटेड सेल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। बजटेड सेल 2400 3600। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक में देखना है प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, यहाँ नीचे दिया हुआ था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ये देखो 4 days सेल, 5 days सेल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि मुझे 4 दिन के सेल को क्या मानना है क्लोजिंग स्टॉक, और 5 दिन के सेल को क्लोजिंग स्टॉक मानना है। तो अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि 4 दिन का सेल कितना होगा, तो ये जो मुझे सेल दिया हुआ है ये तो बजटेड सेल है, ये कितने दिन का है, ये जो 2400 और 3600 का सेल दिया हुआ है ये कितने दिन का है, ये बजटेड पीरियड का है। बजटेड पीरियड हमारे कितने डेज का है, कहां पर था लाइन, ये लाइन था, ठीक है। ये लाइन से हम लोगों ने कितने दिन निकाला था, बोलो कितना दिन आया था, बोलो कितना दिन आया था, 5 days वीक बोला है, मतलब 4-5 days वीक, मतलब 4 वीक क्या होगा 5 दिन वाला, तो कितना डेज होगा, एक हफ्ते में 7 दिन होता है वो हमें 20 पता days है, मैम। 20 days होगा ना। इनके बजट के हिसाब से ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 5 दिन मान के चलेंगे, और ऐसा 4 हफ्ता, ठीक है। तो फिर इसमें कितना हो जाएगा 20 days, तो ये सेल 20 days का है क्योंकि ये बजटेड पीरियड का सेल है। तो अगर
2400 यूनिट सेल 20 डेज का है, तो क्लोजिंग स्टॉक ए के लिए कितने दिन का क्लोजिंग स्टॉक रखना है? 4 डेज का सेल क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे, तो 4 डेज का कितना सेल होगा वही क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट बी के लिए 3600 डिवाइडेड बाई 20 इंटू यहाँ पर 5 डेज का सेल, तो ये यहाँ पर चेक करेंगे कितना आएगा। देखो कितना आता है, तो ये हो गया 120 इंटू 480, और ये इधर लिख रहे हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 180 इंटू 5 900, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में कितना जाएगा? ओपनिंग स्टॉक में देखो बोल दिया होगा, उसी के हिसाब से चलेंगे। ओपनिंग स्टॉक में ये रहा, बता दिया है 400 200, तो देख देख के लिखेंगे बस 400, और ये हो गया 200, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? बजटेड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। तो 480 और ये 400 में माइनस करने से 80 हुआ, तो 2480 ये टोटल आएगा। अच्छा, ये माइनस करने से हो जाएगा 700, ये कितना हो जाएगा? 4300, ठीक है। ये बजटेड पीरियड का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमें पता चल गया कितना प्रोडक्शन करना है, अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे कितना करके रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें दे दिया था कि एक यूनिट बनाने में कितना किलो रॉ मटेरियल थी, उस बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं मेटेरियल परचेस बजट। अच्छा, कितने तरीके का मेटेरियल चाहिए? 2 तरीके का, मेटेरियल एक्स और मेटेरियल वाई, ठीक है। अच्छा, अब जितना कंजम्पशन करेंगे उतना ही खरीदेंगे, ठीक है, जितना कंजम्पशन करेंगे उतना ही खरीदेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मेटेरियल कंज्यूम, जितना जरूरत होगा उतना खरीदेंगे। तो जरूरत मतलब जितना कंज्यूम होगा, जितना प्रोडक्शन में लगेगा। अब प्रोडक्ट ए के लिए कितना मटेरियल चाहिए, चलो देखते हैं। प्रोडक्ट ए के लिए मटेरियल एक्स बोल रहा है एक यूनिट के लिए 5 किलो चाहिए, और प्रोडक्ट ए हम लोग कितना यूनिट बनाना चाहते हैं? 2480, तो 2480 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे 2480 इंटू 5 5 kg के अकॉर्डिंग, तो यूनिट वगैरह तुम लोग एग्जाम में लिख लेना, ठीक है। 2480 इंटू 5, एक यूनिट के लिए 5 किलो, तो 2480 यूनिट के लिए 12,400 kg चाहिए, ठीक है, एक्स मेटेरियल। अच्छा, प्रोडक्ट ए के लिए वाई मेटेरियल कितना चाहिए? प्रोडक्ट ए के लिए वाई मेटेरियल चाहिए 4 kg पर यूनिट करके, ठीक है। तो यहां पर कर लेते हैं 2480 इंटू 4, 9920 kg इतना चाहिए, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए का बना लिया। अब प्रोडक्ट बी का देखते हैं। प्रोडक्ट बी के लिए पहले देखते हैं प्रोडक्ट भी कितना प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्ट भी करेंगे 4300, तो 4300 यूनिट बनाने के लिए कितना किलो चाहिए? अच्छा, कितना करके है? ये रहा 3 और 6, मेटेरियल एक्स 3 kg पर यूनिट और ये 6 kg पर यूनिट, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 00912, और ये हो जाएगा 0025, ठीक है। टोटल कर लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 35, ठीक है। ये क्या किस में आंसर आया? केजी में, ठीक है। ये सब किस में आंसर आया? ये केजी में आंसर आया, कितना इतना किलो हमें मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड, इतना कंज्यूम करेंगे। अच्छा, परचेस तो अभी निकला नहीं है, रुको, परचेस में और भी देखना पड़ेगा। क्या हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल रखना चाहते हैं, तो और भी एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा। ये तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, और हमारा कंजम्पशन के अकॉर्डिंग, और क्लोजिंग स्टॉक में अगर रखना चाहते तो और भी होगा। हाँ, ये देखो 10 डेज कंजम्पशन और 6 डेज कंजम्पशन, तो वो कैसे निकालेंगे? तो ये जो 25,300 किलो है, ये कितने डेज का कंजम्पशन है? ये बजटेड पीरियड का है, तो ये 20 डेज का कंजम्पशन है, ठीक है। और कितने डेज का कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक होगा? 10 डेज फॉर मटेरियल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंटू 10 होगा, और यहाँ पर
35,720 डिवाइडेड बाई 20 डेज का, और यहाँ पर कितने डेज का कंजम्पशन क्लोजिंग स्टॉक मानने बोला है, 6 डेज का, तो इंटू 6 ऐसे करना पड़ेगा। 25,300 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, क्योंकि ये 20 और ये डिवाइड करने से इतना आ जाएगा 12,650, और ये वाला हो जाएगा 35,720 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 10,760। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और ओपनिंग स्टॉक में अगर कुछ है तो उतना माइनस हो जाएगा, लेस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक में देखते हैं कितना है, 1000 और 500, ये सब एडजस्ट करने से आ जाएगा परचेस वैल्यू, परचेस यूनिट। ठीक है, क्वांटिटी टू बी परचेस्ड, तो यहाँ पर देखते हैं कितना आएगा, 25,300 प्लस 12,650 माइनस 1,000, 36,950, 35,720 प्लस 10,716 माइनस 500, तो 45,936। ठीक है, इतना हो गया क्वांटिटी टू बी परचेस, इतना करके हमें परचेस करना पड़ेगा। ये हो गया परचेस बजट। अब हमें बोला था इन क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों निकालो, तो क्वांटिटी में हो गया, अब वैल्यू में कैसे निकालेंगे, मतलब रुपीज में बताना है कितने रुपए का परचेस करना पड़ेगा। तो मेटेरियल कितने रुपए किलो में मिलता है, तो उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेटेरियल बोल रहा है 4 और 6, एक्स मेटेरियल 4 रुपीज और वाई मेटेरियल 6 रुपीज पर किलो करके होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं रेट पर केजी, तुम लोग वहीं पर लिखो अगर जगह है तो, इसके नीचे 4 और इसके नीचे 3। ठीक है, एक्स के नीचे 4 और वाई के नीचे 3, और परचेज वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। ठीक है, 36,950 इंटू 4, और ये वाला हो जाएगा 45,936 इंटू 3, देखते हैं कितना आता है, इंटू 3, ये पहले कर लेते हैं, 1,37,808, 1,37,800। अच्छा, ये 3 था कि 6 था, ओ 6 था, 4 और 6 मैंने ये गलत लिख दिया, 2,75,660, 2,75,660 इतना रुपीस। ठीक है, और इधर वाला 36,950 इतना किलो इंटू 4 पर किलो एट द रेट ऑफ 4, 1,47,800। ये आंसर कैसे आया, ये आया रुपीस में। ठीक है, ये आंसर रुपीस में आ गया कि परचेज वैल्यू इतना, इतने रुपए का परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पूछा था, मेटेरियल परचेज बजट हो गया, एंड द वेजेस बजट। अच्छा, सिर्फ परचेज बजट बोला था, क्वांटिटीज एंड वैल्यू नीचे बोला था। अच्छा ठीक है, तो इसीलिए दोनों निकाला, वेजेस बजट फॉर डायरेक्ट वर्क शोइंग क्वांटिटीज एंड वैल्यू। ठीक है, तो वेजेस बजट, तो यहाँ पर लिखेंगे वेजेस बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। अच्छा, तो वेजेस बजट भी कैसे निकालेंगे, जितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है उतना टाइम वर्कर को काम करवाना पड़ेगा, तो बजटेड जो प्रोडक्शन है वो तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड कितना कितना होगा, ए और बी, ए और बी।
यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस कितना कितना होगा यहाँ पर देखते हैं, बोला हुआ था, मतलब हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। 2480 और 4300। अच्छा, अब देखो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब देखेंगे कि कितना टाइम जो है वर्कर काम करता है। ठीक है, तो 2480 और 4300। अब एक यूनिट बनाने में वर्कर को कितना टाइम लगता है दिया हुआ था, ये रहा। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट प्रोडक्शन 3 एंड 5। तो स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर 1 यूनिट प्रोडक्शन 3 और 5। ठीक है, तो एक यूनिट बनाने में 3 आवर्स लगता है, तो 2480 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टैंडर्ड आवर्स रिक्वायर्ड। बजट के हिसाब से कितना जरूरत होगा, 2480 इंटू 3 और 4300 इंटू 5। देखते हैं कितना है। 7440 और 4300 इंटू 5 यानी कि 21,500 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लगेगा बजटेड प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन वर्कर लोग एफिशिएंट नहीं है ना, एक यूनिट बनाने में जो 3 घंटा चाहिए, इनको इससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 घंटे में करते तो हम लोग बोलते हैं 100% एफिशिएंसी, लेकिन 80% एफिशिएंसी बोला है इनका। एफिशिएंसी रेशियो 80% है, तो इसका मतलब ये काम करने में इनको इससे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब कितना लगेगा वो निकालेंगे। तो ये लिखेंगे प्रोडक्शन आवर्स, सॉरी प्रोडक्टिव आवर्स, ऐसे लिखेंगे प्रोडक्टिव आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 7440 आवर्स है, इसमें ये कितना परसेंट काम कर पाएंगे, 80%। तो 100% काम करने के लिए कितना जो है टाइम लगेगा, 80% इंटू 100%। इनको तो ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये लेस एफिशिएंट है। 7440 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया 9300 आवर्स। ठीक है, तो जो काम अगर ये लोग एफिशिएंट होते, ज्यादा भी नहीं, नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना एफिशिएंट अगर हो जाते, तो 3 घंटे में एक यूनिट के हिसाब से इनको 7440 टाइम लगना चाहिए था। बट बोला कि ये लोग 80% एफिशिएंट है। मतलब ये काम करने में जहां पर लोगों को 3 घंटा लगता है, यहाँ पर उनको 80% और एक्स्ट्रा, मतलब 180% लग जाएगा। तो एक्चुअली ये जो ये टाइम है, इसमें ये 80% ही काम कर पाएंगे। तो फिर 100% अगर करना है तो इतना आवर्स इनको काम करवाना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी होगा, दोनों लेबर के लिए सेम चीज एप्लीकेबल है। क्योंकि लेबर दोनों नहीं है, एक ही तरीके का लेबर है जो कि दोनों प्रोडक्ट बना रहा है। तो फिर जो एफिशिएंसी का लेवल है वो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा, दोनों प्रोडक्ट पे ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये हो गया 26,875 आवर्स। इतना आवर्स जो है प्रोडक्टिव प्रोडक्शन के लिए लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी होगा, तो फिर उसमें भी प्रोडक्शन में इंपैक्ट आएगा। इसके नीचे लिखेंगे नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम। ठीक है, बोल रहा है कि जितना टाइम लगेगा उसमें 20% डाउन टाइम हो जाएगा। तो 9300 आवर्स इनको लगेगा, उसमें भी 20% जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो प्रोडक्टिव कितना होगा, 9300 का 20%, तो 1860 आवर्स। ठीक है, अच्छा, और ये वाले प्रोडक्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, 26,875। इसमें 20%, 5375 आवर्स, ये भी इतना हो जाएगा नॉन प्रोडक्टिव। ठीक है, तो अगर ये नॉन प्रोडक्टिव है तो हमें कितने आवर्स के लिए पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे
टोटल प्रोडक्टिव आवर्स कितना हो जाएगा? 9300, ये माइनस कर देंगे 26,875, 21,000। अच्छा नहीं, यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिव आवर्स टू बी पेड। अच्छा, यहाँ पर और एक चीज समझो कि ये जो नॉन प्रोडक्टिव बोला है ना, यहाँ पर देखो क्या बोला है कि इन एडिशन द नॉन एडिशन बोला है, इसके साथ साथ नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो तो लगेगा ही, साथ ही साथ नॉन प्रोडक्टिव कितना हो जाएगा? 1860। तो टोटल प्रोडक्टिव आवर्स, यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिव नहीं बोलेंगे फिर इसको, ठीक है, टोटल आवर्स जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब हम बता रहे हैं फिर से एक बार, इसमें लिखना है टोटल आवर्स टू बी पेड। ठीक है, देखो क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले ये निकाला कि जो हमें टाइम बोल रखा है कि 3 आवर्स पर यूनिट, उसके हिसाब से हमें 7440 आवर्स लगना चाहिए था, क्योंकि वर्कर लोग इनएफिशिएंट है, कैसा? 80% के हिसाब से। तो फिर ये काम करने में इनको 9300 और यहाँ पर सेम प्रोसेस में 26,875 लगेगा। और इसके साथ साथ इनका कुछ नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी होता है, वो कितना है बोला है कि वो ये जो प्रोडक्टिव आवर्स है उसका 20% होता है। ठीक है, तो जैसे कैलकुलेट करने बोला हम लोगों ने वैसे ही किया, तो ये हो गया। तो टोटल आवर्स जो वर्कर स्पेंड करते हैं ए प्रोडक्ट के लिए 9300 आवर्स स्पेंड करते हैं, जो कि प्रोडक्टिव है। इसके साथ साथ वर्कर तो रहते हैं फैक्ट्री में, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव होता है 1860, मतलब 11,160 आवर्स जो है ये टोटल आवर्स होता है। ठीक है, और ये पेड क्यों है वो भी बताते हैं, ये ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि इन एडिशन मतलब इसके साथ साथ 26,875 तो इतना आवर्स चाहिए 4,300 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ टाइम और भी स्पेंड कर लेते हैं, मतलब 5375 आवर्स भी ये फैक्ट्री में ही रहते हैं, लेकिन वो आवर्स में प्रोडक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल आवर्स इतना हो गया। अब इनको पेमेंट करना क्यों होगा? क्योंकि देखो हमें बोला नहीं है कि ये जो डाउन टाइम है ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। ठीक है, जब कुछ नहीं बोलेगा ऑलवेज एज्यूम कि नॉर्मल है। ठीक है, कि ये नॉर्मल नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। तो देखो वर्कर खाना खाएगा या फिर वर्कर थोड़ा रेस्ट लेगा, तो क्या हम लोग उसका जो है सैलरी मतलब वेजेस जो मिल रहा है वो क्या उसका काट लेंगे? वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो तो एक नॉर्मल बात है। ठीक है, तो ये हम लोग नहीं काट सकते, क्योंकि वो तो डेली रूटीन वर्क है। या फिर मान लो मशीन को सेटअप करता है तो उसमें मान लो 15-20 मिनट लगता है, तो क्या बोलेंगे कि 15-20 मिनट काम नहीं किया तो उसकी वजह से उसको पेमेंट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। जो नॉर्मल रूटीन वर्क का पार्ट होगा उसके लिए हम लोग वर्कर का पेमेंट नहीं काट सकते हैं, और जो एबनॉर्मल होता है उसमें भी नहीं काट सकते, उसमें भी तो ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट होता है। मशीन ब्रेक डाउन हुआ तो वर्कर क्या करेगा? तो वर्कर को तो हर हाल में हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हो गया, इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देखो, लिखा है टोटल आवर्स टू बी पेड, इतने आवर्स के लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया? टोटल आवर्स टू बी पेड ये निकाल लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है? अब हम लोग करेंगे, यहाँ पर हमें क्या क्या निकालने के लिए बोला था? टोटल आवर्स टू बी पेड तो निकाल लिया, हमें बोला था वेजेस बजट फॉर द डायरेक्ट वर्कर। अच्छा, कितना पेमेंट करना है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कितना पेमेंट करना है वो निकालेंगे। अच्छा, पेमेंट कितना करके है? 3 और 5 करके नहीं, यहाँ पर 40 आवर्स से वीक काम करता है और ओवर टाइम मिलेगा, 180 वर्कर है, ये सब बोल रखा है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आवर्स टू बी पेड एट नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हमें कितना पेमेंट करना है? तो देखो नॉर्मल आवर्स के हिसाब से कितना पेमेंट करना है ये लाइन से पता चल रहा है। बोल रहा है कि 40 आवर से वीक से अगर ज्यादा काम करेगा तो ओवर टाइम लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मली एक वर्कर कितना काम करता है? तो एक वर्कर काम करता है, यहाँ पर देखते हैं कितना आवर्स बोला है। लेबर्स को 25 पर आवर करके पे करना है। अच्छा, और वर्कर कितना काम करेगा? बोल रहा है कि ओवर टाइम प्रीमियम इज 50% इज पेबल इफ ए वर्कर फॉर मोर देन 40 आवर्स। अच्छा, तो अप टू 40 आवर्स, एक हफ्ते में अप टू 40 आवर्स तक नॉर्मल पेमेंट होगा। ठीक है, एक हफ्ते में अप टू 40 आवर्स तक नॉर्मल पेमेंट होगा, तो अगर 40 आवर्स तक काम हो रहा है तो वो नॉर्मल पेमेंट में आएगा। 40 आवर्स का कितना पेमेंट होगा? तो 40 आवर्स
1 वीक में है, ठीक है। 40 आवर्स क्या दिया हुआ है पर वीक, ये देखो 40 आवर्स दिया हुआ है पर वीक। और हम लोग का बजट पीरियड कितना है, हम लोग का बजट पीरियड कितने वीक का है, 4 वीक का है, तो इनटू 4 वीक, ठीक है, क्योंकि बजटेड वेजेस पेमेंट निकालेंगे ना, तो 4 वीक में कितने आवर्स काम हो जाएगा, 160 आवर्स, ठीक है। और ये तो एक वर्कर के ऊपर एप्लीकेबल हुआ, टोटल वर्कर कितना है, टोटल वर्कर है 180 डायरेक्ट वर्कर इंटू 180 वर्कर, ठीक है। 180 वर्कर, देखते हैं कितना हो जाएगा, 40 इंटू 4 इंटू 180, 28,800 आवर्स, ठीक है। मतलब ये हो गया, हमें इतने आवर्स के लिए नॉर्मल पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल इतने आवर्स के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ओवर टाइम कितना होगा। अच्छा, इसका पेमेंट निकाल लेते हैं, वेजेस पेड फॉर नॉर्मल आवर्स, 28,800 आवर्स एट द रेट ऑफ कितना करके होगा यहाँ पर 25, ये रहा 25 करके बोल रखा है, तो इंटू 25, ये नॉर्मल वाला इंटू 25, तो ये हो गया 7,20,000, ठीक है, 7,20,000। अच्छा, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा कि ओवर टाइम कितना हो रहा है, उसके लिए हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवर टाइम आवर्स कितना हो रहा है, तो 28,800 से जितना भी एक्स्ट्रा होगा वही हम लोग का ओवर टाइम आवर्स होगा, ठीक है। तो ओवर टाइम आवर्स कितना होगा, तो टोटल आवर्स कितना आया, 11,160 प्लस 32,250, 43,410, ठीक है। टोटल आवर्स ये जो दो अलग अलग करके हम लोगों ने किया है, तो टोटल वर्कर कितना टाइम काम कर रहा है, 11,160 प्लस 32,250 आवर्स काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये 28,800 से ज्यादा हुआ तो फिर उतना जितना ज्यादा हो रहा है उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 43,410 माइनस 28,800, एक्स्ट्रा तो हो रहा है, देखो 14,610 आवर्स जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है। मतलब यहाँ पर बोल दिया था कितना हमें ओवर टाइम मानना है, 40 आवर्स पर वीक के अकॉर्डिंग जितना होता है उससे जितना भी ज्यादा हो जाएगा वो हम लोग ओवर टाइम मानेंगे। तो टोटल आवर्स 43,410 जबकि होना चाहिए 28,800, तो एक्स्ट्रा जो भी हुआ ये हम लोग का हो गया ओवर टाइम। अब ओवर टाइम पेमेंट कैसे होगा, ओवर टाइम पेमेंट ये कैसे होगा, तो 14,610 को पेमेंट करना है, 610 आवर्स को पेमेंट करना है हमें नॉर्मल का डबल। ये देखो ओवर टाइम प्रीमियम इज 50%, मतलब 25 तो मिलेगा ही। देखो ओवर टाइम का मतलब नॉर्मल जो मिल रहा है, एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, ओवर टाइम इज 50% पे करेंगे, ठीक है, मतलब 25 तो मिलेगा ही और उसका भी 50% और एक्स्ट्रा, और चेक करना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो 25 का 50% कितना होगा, 12.5 प्लस 25, तो ये हो गया 37.5 इंटू 14,610, तो ये आ रहा है 5,47,000, 5,47,875, ये हो गया ओवर टाइम। तो टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा, ये ओवर टाइम प्लस जो नॉर्मल है, नॉर्मल कितना है 7,20,000, ठीक है। तो 7,20,000, तो टोटल हो गया 12,67,875, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वेजेस पेड, नॉर्मल 7,20,000 और जो ओवर टाइम है वो आया 5,47,875, 12,67,875, ठीक है, 12,67,875 इतना पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का जो बोला था सारा पार्ट्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसमें और कुछ बाकी नहीं है हम लोग का। अच्छा।
ये MMHH वाला शायद हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। इसके आगे ये TQM, ये शायद बाकी था। ये जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मिक्सड अप है, ठीक है। ये करने में तो टाइम लगेगा। चलो अब कुछ थोड़ा थ्योरी और लिखते। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ये लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट रिप्रेजेंट एट budgeted cost in respect of budgeted प्रोडक्शन, ठीक है। तो बोल रहा है जो हम लोग का बजटेड प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करने का जो भी कॉस्ट लगेगा, तो वही होगा बजटेड कॉस्ट, ठीक है। तो प्रोडक्शन, और उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट क्या है? जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि बजटेड कॉस्ट कितना होगा जो बजटेड प्रोडक्शन हम लोगों ने सोचा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड, हियर बजटेड कॉस्ट मीन्स, here budgeted cost means total cost including selling overhead, including selling overhead on budgeted production। तो ये बोल रहा है कि बजटेड कॉस्ट में क्या क्या आएगा। बोल रहा है बजटेड कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, जो भी जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ये सब तो आएगा। साथ ही साथ सेलिंग ओवरहेड का खर्चा भी यहाँ पर प्रोडक्शन बजट में, बजटेड प्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का पार्ट होता है। फिर बजटेड कॉस्ट इज टू बी कंपेयर्ड, budgeted cost is to be compared with actual cost, with actual cost for computing material, labor and overhead variance, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि बजटेड कॉस्ट को हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के साथ। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मेटेरियल में कुछ वेरिएंसेस आया है कि नहीं, लेबर में आया है कि नहीं, ओवरहेड में आया है कि नहीं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ये वेरिएंसेस हमें किस चीज में हेल्प करेगा? फ्यूचर में करेक्टिव एक्शंस को लेने के लिए। ये कॉमन पॉइंट है हर एक बजट में, ठीक है। वेरिएंस हेल्पफुल इन टेकिंग फ्यूचर करेक्टिव एक्शन। अच्छा, फिर हम लोग लिखेंगे फंक्शनल बजट। अच्छा, फंक्शनल बजट इसमें लिखो, any business organization can be divided, any business organization can be divided into suitable number of function, for example sales, production, purchase, etc. Sales, production,
परचेज एटसेट्रा। ठीक है। तो बोल रहा है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके का डिपार्टमेंट, जैसे जैसे सेल का डिपार्टमेंट हो गया, तो सेल क्या है, एक फंक्शन एक्टिविटी की बेचना है, प्रोडक्शन का, परचेज का, अलग अलग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने हिसाब से। ठीक है, ये पहला पॉइंट बोला है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, it is responsibility of the business organization to establish the target for each and every function। ठीक है। फिर हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं कि इतना सेल करना है, उस हिसाब से प्रोडक्शन का टारगेट फिक्स हो जाता है, उस हिसाब से परचेज का टारगेट फिक्स हो जाता है। बोल रहा है कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक से फंक्शन के लिए अपना टारगेट जो है वो फिक्स करे, मतलब कितना सेल करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितना परचेज करना है। फंक्शनल बजट आर दोज बजट विच आर, नेक्स्ट लिखेंगे functional budget are those budget functional budget are those budget which are related to various function of the business organization। ठीक है। बोल रहा है कि फंक्शनल बजट ऐसा एक बजट है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस को रिलेट करता है। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट इसका फोर्थ नंबर, एग्जाम्पल। बहुत सारा एग्जाम्पल्स होता है फंक्शनल बजट का, जैसे कि सेल्स बजट, ये एक फंक्शनल बजट है। ठीक है। फिर परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, वेजेस बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बजट। मशीन यूटिलाइजेशन बजट। ठीक है। तो देखो, सेल्स बजट हम लोग काफी सारा कर चुके हैं, परचेज बजट भी किया, प्रोडक्शन बजट भी किया, कैश बजट नहीं किया है। ठीक है। वेजेस बजट किया, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट किया, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट बजट ये नहीं किया, ये भी आएगा तो देखेंगे इसमें क्या होगा। रिसर्च एक्सपेरिमेंट का खर्चा दिया हुआ रहेगा, उसको बजट बना के हमें दिखाना है। मशीन यूटिलाइजेशन बजट मतलब मशीन कितना टाइम काम कर रहा है क्या नहीं, ठीक है, कितना टाइम काम करवाएंगे इसके हिसाब से। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखो परफॉर्मेंस बजट। ठीक है, तो आज थोड़ा थ्योरी जो है वो लिखवा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चंस बाकी है वो कर लेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस
बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? ओरिजिनल परफॉर्मेंस is to be adjusted in context of actual position. This way, we are able to ascertain the budgeted cost for actual output. अच्छा क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड, ठीक है। ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस वे वी आर एबल टू असर्टेन द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब ये बोल रहा है, देखो, ओरिजिनल परफॉर्मेंस इज टू बी एडजस्टेड इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्चुअल पोजीशन। हम लोगों ने सोचा था मान लो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से बजट बनाया था, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली 150 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो 150 का पहले बजट बनाना पड़ेगा, फिर 150 के एक्चुअल से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि ओरिजिनल परफॉर्मेंस को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा एक्चुअल पोजीशन के साथ। दिस वे वी आर एबल टू असर्टेन द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो ये देखो, हम मैंने क्या बोला, मैंने सोचा 100 यूनिट का मैंने बजट बनाया, ठीक है, 100 यूनिट प्रोडक्शन करने में क्या खर्चा होगा नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में मैंने 120 यूनिट बनाया, तो मेरे पास एक्चुअल जो भी डेटा है वो 120 के रिगार्डिंग है। अब मुझे कंपेयर करना है, तो हम 100 यूनिट के बजट के साथ तो 120 का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसको मुझे पहले 120 यूनिट का बजट में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि 100 यूनिट का ये बजट है तो 120 का कितना होगा, फिर कंपेयर कर सकेंगे। तो वही बोल रहा है, वी आर एबल टू असर्टेन द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट है, इसका बजटेड कॉस्ट निकाल पाएंगे कैसे करके, अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे एक्चुअल पोजीशंस के साथ, किसको, जो हमारा बजटेड परफॉर्मेंस है उसको, ठीक है। ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट देखो पॉइंट 2, तभी हम लोग अपना परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब 100 के साथ अगर 120 का कंपेयर करोगे तो परफॉर्मेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, द बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब वही 120 का जब हम लोग बजट बनाएंगे, इज टू बी कंपेयर्ड विथ, इसको कंपेयर करेंगे, इज टू बी कंपेयर्ड विथ एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, we are able to identify द वीकनेस, ठीक है। तो देखो, वीकनेस ही तो फाइंड आउट करना है कि जिसमें मेरा एडवर्स हुआ वो क्यों हुआ, तो वही बोल रहा है कि हम लोग वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द वीकनेस इफ नॉट करेक्टेड, इफ नॉट करेक्टेड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। अगर वीकनेस हम लोग
अगर वीकनेस को हम लोग करेक्ट नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल सा बात है कि वो इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द मैनेजमेंट टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन। तो इसीलिए मैनेजमेंट को फ्यूचर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। देयरफॉर द मैनेजमेंट टेक फ्यूचर करेक्टिव एक्शन। इसीलिए मैनेजमेंट को फ्यूचर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए ताकि जो वीकनेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो करेक्ट कर पाए और हमारा वीकनेस जो है वो बढ़ता ना जाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट एक थ्योरी है कैश बजट। कैश बजट, ठीक है। कैश बजट हमें क्या बताएगा? कैश बजट हमें ये बताएगा कि कितना ओपनिंग कैश हमारे पास था, ठीक है। हम लोगों ने पूरे बजटेड पीरियड में, अब बजटेड पीरियड जितने भी पीरियड का रहा क्यों ना हो, कहाँ कहाँ से अर्निंग किया तो हमारे पास कहाँ से कैश आया, हम लोगों ने कहाँ कहाँ खर्चा किया और अभी हमारे पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, कैश बजट इज द फोरकास्ट ऑफ एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट and estimated cash payment during budgeted period। अभी मैंने यही बोला, देखो, ठीक है। कैश बजट क्या है? ये एस्टिमेटेड कितना कैश रिसिप्ट होगा और एस्टिमेटेड कितना कैश पेमेंट करना पड़ेगा एक बजटेड पीरियड में। अब बजटेड पीरियड 1 ईयर का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, क्वार्टर का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, 15 डेज का हो सकता है। उसी को हम लोग कैश बजट बोलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, कैश बजट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश अकाउंट, ठीक है। कैश बजट is different from कैश अकाउंट। तो जो अकाउंट्स में कैश अकाउंट बनाते हो वो और कैश बजट एक नहीं है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उससे भी अलग है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी तुम लोगों ने सभी ने किया तो वो भी अलग है, ठीक है, उससे भी अलग है। इन द सेंस दैट कैश बजट इज, क्यों अलग है वही बोल रहा है, इन द सेंस दैट कैश बजट इज फ्यूचर ओरिएंटेड, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर में कहाँ से पैसा आएगा, फ्यूचर में कहाँ खर्चा करना पड़ेगा, इसका जब फोरकास्ट कर रहे वो कैश बजट है। लेकिन कैश अकाउंट जो बनाते हैं वो तो फ्यूचर का नहीं है, पास्ट में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है उसके लिए जब लेजर, कैश लेजर बनाते हैं, मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए कैश अकाउंट बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी वही है, बने हुए चीजों का, मतलब पूरे साल में क्या कैश का हमारा सिचुएशन रहा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कहाँ से आया, ठीक है, कितना आया, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसका पूरा डिटेल्स बनाते हैं। तो वो तो पास्ट इवेंट पे बेस्ड है, जबकि ये फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड वेयर कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू पास्ट पीरियड। फिर थर्ड पॉइंट, कैश अकाउंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग स्किल। अगर किसी को अकाउंट्स नहीं आता है तो वो लेजर कैसे बनाएगा, चाहे कोई भी चीज का लेजर हो, जैसे कि कैश अकाउंट। वेयर कैश बजट requires estimated एस्टिमेशन स्किल। अगर किसी को एस्टिमेशन करना आता है कि मेरे बिजनेस में यहाँ से अर्निंग आएगा, कैश रिसिप्ट होगा, यहाँ पर कैश का एक्सपेंसेस होगा, ये अगर हमारे पास फोरकास्ट करने का एबिलिटी है तो हम लोग कैश बजट बना सकते हैं। उसके लिए अकाउंट्स का स्किल का किसी भी तरीके का जरूरत नहीं है। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड विथ
cash budget is prepared with the help of the following equation. ठीक है, क्या है इक्वेशन? ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट प्लस एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट माइनस एस्टिमेटेड कैश पेमेंट अच्छा, इसके आगे लिख लेते हैं, मेरा इधर जगह नहीं, तुम लोग का जगह है तो उसके बाद भी लिख सकते हो, क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालना होता है कि हमारे पास कितना कैश बच सकता है। तो पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, मेरे पास कितना कैश था, मान लो मेरे पास स्टार्टिंग में 100 रुपए था, ठीक है। अब मुझे लग रहा है मेरे बिजनेस से और 500 रुपए आ सकता है, तो कितना हो गया 600, लेकिन मुझे खर्चा करना पड़ेगा 400, तो मेरे पास कितना बचेगा 200। इसी का जो प्रेजेंटेशन है, इसको ही हम लोग कैश बजट बोलेंगे, ठीक है। यही जो प्रेजेंटेशन करेंगे फोरकास्ट के साथ, ठीक है। ये सब तो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि ये आ सकता है, इसीलिए सब में एस्टिमेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैश बजट, ठीक है। ये कैश बजट बन गया। टीक्यूएम वाला ये यहाँ पर प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द मंथ एंड कंपेयर एक्चुअल विद एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक है। ये अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बाकी है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है और कोई हम लोगों का यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाकी, फिर भी तुम लोग एक बार देख लेना कि कुछ बाकी है तो हम करवाएंगे। और एक नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, ये थोड़ा पुराना पीडीएफ है, इसमें एक केस स्टडीज है वो ऐड हुआ है, ठीक है। तो वो और ये वाला क्वेश्चन और कुछ अगर होगा बाकी तो हम देख लेंगे, तुम लोग भी देख के रखना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो बजट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू मैम, बाय मैम। ठीक है, बाय बाय।